नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन आपके सिलेबस का बहुत बड़ा हिस्सा है और यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं और बनेंगे। तो इसकी तैयारी के लिए हम आपको पहले 100 प्रश्न करवा चुके हैं और उसी की श्रृंखला का आज दूसरा वीडियो है। आज का भी सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछला वीडियो आपने देखा, उसको पसंद किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। बहुत सारी परीक्षाओं में हमारा कंटेंट आ रहा है और आपकी परीक्षा में भी आएगा। यकीन मानकर चलिए, बस आपको करना क्या है, ध्यान लगाकर पढ़ना है, फोकस के साथ पढ़ना है। रही बात आज के सेशन की पीडीएफ की, तो लोअर पीसीएस बैच में हम उपलब्ध करवा देंगे। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर मैसेज करिए और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी किस प्रकार से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत ही कम फीस में आपको क्विक रिवीजन नोट्स मिलेंगे, वन लाइनर्स मिलेंगे, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज मिलेंगे। जब आप तीनों चीजें मिला के पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका पेपर बहुत आसानी से निकल जाएगा, जिसमें आपको कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर केवल आप एक चीज पर निर्भर हो जाएंगे तो दिक्कत होगी। तीनों चीज मिलाकर पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से पेपर हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। प्रश्न नंबर 101 है कि बायोस्फीयर रिजर्व के मुख्य रूप से कितने जोन या क्षेत्र होते हैं। सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, 3 होते हैं। एक बायोस्फीयर रिजर्व को आमतौर पर 3 परस्पर जुड़े क्षेत्रों में बांटा जाता है। पहला होता है कोर जोन, जो पूर्णतः संरक्षित होता है, मानवीय हस्तक्षेप यहाँ पर निषिद्ध होता है। दूसरा होता है बफर जोन, कोर जोन को घेरता है, यहाँ अनुसंधान, शिक्षा और सीमित पर्यटन की अनुमति होती है। तीसरा होता है ट्रांजिशन जोन, बाहरी क्षेत्र यहाँ जहां स्थानीय समुदाय स्थायी कृषि और बस्तियों के साथ रहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अल नीनो घटना के दौरान प्रशांत महासागर में क्या प्रमुख परिवर्तन होता है। तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो ऑप्शन ए है। पूर्वी उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागर यानी कि पेरू तट का सतही जल असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। तो ये अल नीनो की घटना के दौरान होता है। अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागर, दक्षिण अमेरिका के तट के पास के सतही जल के असमान रूप से गर्म होने के कारण होने का वर्णन करता है। इसका वैश्विक मौसम पर गहरा प्रभाव पड़ता है और यह अक्सर भारत में कमजोर मानसून और सूखे का कारण बनता है। तो इस वर्ष भी भारत में ये अल नीनो एक्टिवेट हुआ है, तो भारत में बारिश की जितनी संभावना थी उससे कम होने की उम्मीद है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिसकी पौधों की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। जिंक, तांबा, नाइट्रोजन, बोरान। सही उत्तर है आपका नाइट्रोजन। पौधों को भारी मात्रा में आवश्यक पोषक तत्वों को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इसके प्राथमिक उदाहरण हैं। जिंक, तांबा और बोरान माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिनका बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट दो चीजें हैं, इनको आप ध्यान से समझिएगा। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम आता है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में सूक्ष्म पोषक तत्व में क्या आता है, जिंक आता है, तांबा आता है और बोरान आता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट माना जाता है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली की पहाड़ियां, बिंद श्रृंखला या इनमें से कोई नहीं। बहुत आसान प्रश्न होगा आपके लिए, कई बार मैं आपको करवा चुका हूं और बहुत बार परीक्षाओं में भी पूछा गया है। ए ऑप्शन आपका सही है। पश्चिमी घाट भारत के 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट्स में से एक है। यहां पाई जाने वाली कई प्रजातियां स्थानिक हैं, जिसका अर्थ है कि वे दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती हैं। अन्य 3 हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुडालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अगला प्रश्न है आपका कि आपदा प्रबंधन में बिल्ड बैक बेटर का सिद्धांत किस अंतरराष्ट्रीय फ्रेमवर्क का एक प्रमुख स्तंभ है। तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, सेंडाई फ्रेमवर्क। सेंडाई फ्रेमवर्क जो है वो 2015 से 2030 के लिए अपनाया गया है। इसके 4 प्राथमिकताओं में से एक प्राथमिकता आपदा की तैयारी को बढ़ाना है और पुनर्प्राप्ति, पुनर्वास और पुनर्निर्माण में बिल्ड बैक बेटर यानी कि पहले से बेहतर निर्माण करना। इसका अर्थ है कि आपदा के बाद पुनर्निर्माण का उपयोग बुनियादी ढांचे को पहले से अधिक मजबूत और सुरक्षित बनाने के लिए किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन गिद्धों की आबादी में भारी गिरावट का मुख्य कारण था।
तो बहुत आसान है आपके लिए, कई बार मैं आपको करवा चुका हूं। बी ऑप्शन आपका सही है, डाइक्लोफेनाक दवा का उपयोग। भारत में गिद्धों की आबादी 99% तक घट गई क्योंकि मवेशियों के इलाज के लिए एक दर्द निवारक दवा डाइक्लोफेनाक का उपयोग किया गया था। जब गिद्धों ने इन मृत मवेशियों को मांस खाया तो यह दवा उनके लिए अत्यधिक विषैली साबित हुई, गुर्दे की विफलता का कारण बनी। सरकार ने बाद में इसके पशु चिकित्सा उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। अगला प्रश्न है आपका कि जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के अनुसार प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को स्थापित करने से पहले किससे स्थापना की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है? कंसेंट टू एस्टेब्लिश, सीटीई प्राप्त करना अनिवार्य है। तो ये आपको राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से। जल अधिनियम 1974 और वायु अधिनियम 1981 के तहत किसी भी औद्योगिक संयंत्र को स्थापित करने से पहले संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है। उत्पादन शुरू करने से पहले संचालन की सहमति भी लेनी होती है। अगला प्रश्न है आपका कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है जो नुकसान के अवलोकन पर आधारित है? तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो ऑप्शन बी है, मार्केली पैमाना। भूकंप की तीव्रता जो लोगों और संरचनाओं पर भूकंप के देखे गए प्रभावों को मापती है, मार्केली पैमाने पर मापी जाती है। भूकंप का परिमाण जो भूकंप की उत्पत्ति पर जारी ऊर्जा को मापता है, रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि वे भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर उत्पन्न नहीं होते हैं। दूसरा है उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों की हवा की दिशा वामावर्त होती है। तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो सी है, 1 और 2 दोनों। कोरियोलिस बल भूमध्य रेखा पर शून्य होता है जो चक्रवात के निर्माण हवाओं को घुमाने के लिए आवश्यक है, इसलिए भूमध्य रेखा पर चक्रवात नहीं बनते हैं। कोरियोलिस प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवा का प्रवाह कम दबाव वाले केंद्र की ओर वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त होता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के संदर्भ में इसके कर्मी मूल रूप से कहां से प्रतिनियुक्ति किए जाते हैं? तो सही उत्तर है आपका केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से। बहुत आसानी से आपने इसका उत्तर कर लिया होगा, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी। अगला प्रश्न है आपका कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो सही उत्तर है आपका एजी टांसले ने। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द 1935 में ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद आर्थर जी टांसले द्वारा या एजी टांसले द्वारा गढ़ा गया था। पारिस्थितिकी शब्द अर्नस्ट हैकेल द्वारा गढ़ा गया था। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द आर्थर जी टांसले यानी कि एजी टांसले, और इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी शब्द अर्नस्ट हैकेल द्वारा गढ़ा गया था। अगला प्रश्न है आपका कि रेड पांडा भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्राकृतिक निवासी है? तो सही उत्तर है आपका पूर्वी हिमालय। रेड पांडा मुख्य रूप से पूर्वी हिमालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, मेघालय और अरुणाचल के पर्णपाती और शंकुधारी जंगलों में पाया जाता है। यह सिक्किम का राज्य पशु है और आईयूसीएन सूची में लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में पर्यावरण शिक्षा को औपचारिक रूप से स्कूलों में अनिवार्य विषय बनाने का निर्देश किस संस्था ने दिया था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। 2003 में एमसी मेहता बनाम भारत संघ मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इस फैसले में निर्देश दिया गया था कि पर्यावरण शिक्षा को भारत के सभी स्कूलों और कॉलेजों में एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाए। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्षय ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर प्राकृतिक गैस। सौर, पवन, भूतापीय और बायोमास ऊर्जा नवीकरणीय यानी कि अक्षय स्रोत है जो प्राकृतिक रूप से भर जाते हैं। प्राकृतिक गैस एक जीवाश्म ईंधन है जो लाखों वर्षों में बनता है और इसे गैर नवीकरणीय स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि जैव विविधता अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 2002। भारत सरकार ने जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1992 के प्रावधानों को लागू करने के लिए जैव विविधता अधिनियम 2002 पारित किया था। इस अधिनियम के तहत 2003 में चेन्नई में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि आपदा प्रबंधन में समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, स्थानीय समुदाय को जोखिम की पहचान, योजना और शमन
कार्यों में सबसे आगे और केंद्र में रखना। CBDRM कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इस मान्यता पर आधारित है कि स्थानीय समुदाय आपदाओं का पहला उत्तरदाता होता है, इसलिए उन्हें प्रशिक्षित करना, जागरूक करना और आपदा समन योजना बनाने में उन्हें शामिल करना आपदा के प्रभाव को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? तो सही उत्तर है आपका गंगा नदी डॉल्फिन। गंगा नदी डॉल्फिन को 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया था। यह मीठे पानी की डॉल्फिन है जो केवल गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियों में पाई जाती है। ये नेत्रहीन होती हैं और इको लोकेशन का उपयोग करके शिकार करती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बाघ परियोजना भारत में किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये आपकी 1973 में शुरू की गई थी प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से। 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का वर्तमान में नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इसकी शुरुआत 9 टाइगर रिजर्व थे। तो शुरुआत में कितने थे? 9 टाइगर रिजर्व, जिनकी संख्या अब लगभग 58 हो गई है और ये दुनिया के सबसे सफल वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रमों में से एक है। अगला प्रश्न है आपका कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सह अध्यक्ष कौन होता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, स्थानीय प्राधिकरण का निर्वाचित प्रतिनिधि, जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष। अधिनियम की धारा 25 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट DDMA का अध्यक्ष होता है। स्थानीय प्राधिकरण का निर्वाचित प्रतिनिधि, जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष DDMA का सह अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है आपका कि ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो यह सबसे पहले की थी जोसेफ फूरियर ने। ग्रीन हाउस प्रभाव की संकल्पना सबसे पहले 1824 में फ्रांसीसी गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी जोसेफ फूरियर द्वारा की गई थी। बाद में जॉन टिंडाल ने इसे प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध किया और स्वांते अरेहिनियस ने पहली बार गणना की कि CO2 की वृद्धि से पृथ्वी का तापमान कैसे बढ़ेगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय आतंकवादी के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह भूमिगत जल स्तर को अत्यधिक कम कर देता है? तो पर्यावरण का आतंकवादी यूकेलिप्टस को कहते हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और फिर से पूछा जाएगा, याद रखिएगा। यूकेलिप्टस सफेदा को इसकी अत्यधिक जल अवशोषण क्षमता के कारण पर्यावरणीय आतंकवादी या पारिस्थितिकी संकट का कारण माना जाता है। यह मिट्टी की नमी को सोख लेता है और भूजल स्तर को तेजी से गिराता है, जिससे आसपास के पौधों के लिए पानी की कमी हो जाती है। ये ऑस्ट्रेलिया से भारत में दलदलीय भूमि का पानी ठीक करने के लिए, उस भूमि को ठीक करने के लिए लाए गए थे, लेकिन अब आजकल ये बहुत ज़्यादा उपयोग में आते हैं, तो इनका बड़े पैमाने पर खेती के रूप में उत्पादन भी होता है, कृषि की तरह। सुनामी के दौरान समुद्र तट पर पहला दृश्य संकेत क्या होता है? तो सही उत्तर है आपका समुद्र तट से पानी का तेजी से पीछे हटना, ड्रा डाउन। सुनामी का सबसे पहला प्राकृतिक चेतावनी संकेत अक्सर समुद्र तट से पानी का असामान्य और तेजी से पीछे हटना होता है, जिससे समुद्र तल का बड़ा हिस्सा दिखाई देने लगता है। यह इस बात का संकेत है कि पानी सुनामी की लहर के निर्माण के लिए खींचा जा रहा है। इसके कुछ मिनटों बाद ही विशाल लहर तट से टकराती है। अगला प्रश्न है आपका कि मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड के विपरीत रेड अलर्ट के संबंध में चक्रवात चेतावनी प्रणाली में किस रंग का अलर्ट 24 घंटे पहले जारी किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑरेंज। IMD के अनुसार चक्रवात की चेतावनी 4 चरणों में दी जाती है। ऑरेंज अलर्ट संभावित भूस्खलन से कम 24 घंटे पहले जारी किया जाता है। रेड अलर्ट पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक भूस्खलन से 12 घंटे पहले जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों जैसे कार्बन, नाइट्रोजन का चक्रण क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। पारिस्थितिकी तंत्र में जीवित जीवों, जैव, पृथ्वी के वायुमंडल और पपड़ी भू और रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से पोषक तत्वों के संचलन को जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। ये चक्र सुनिश्चित करते हैं कि पृथ्वी पर पोषक तत्व समाप्त ना हो, बल्कि पुनः चक्रित होते रहें। अगला प्रश्न है आपका कि आपदा प्रबंधन में मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, आपदा प्रतिक्रिया योजनाओं की प्रभावशीलता का परीक्षण करना और कमियों को पहचानना। मॉक ड्रिल एक अभ्यास है जो किसी वास्तविक आपदा का अनुकरण करता है। इसका उद्देश्य तैयारियों के स्तर की जांच करना, एजेंसियों के बीच समन्वय का परीक्षण करना और प्रतिक्रिया प्रणाली में मौजूद खामियों को वास्तविक आपदा आने से पहले
ठीक करना है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने का निर्देश देता है? तो सही उत्तर है आपका अनुच्छेद 48A। अनुच्छेद 48A राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में वर्णित है। 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। यह राज्य का पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का निर्देश देता है, तो राज्य को यानी कि सरकार को देता है। अनुच्छेद 51AG मौलिक कर्तव्य की बात करता है। यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनाता है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करे। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI भारत में मुख्य रूप से कितने प्रदूषकों को मापा जाता है? तो AQI में मुख्य रूप से 8 प्रदूषकों को मापा जाता है, जिसमें PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, ओजोन और अमोनिया और लेड होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के क्षरण के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है? तो ये है आपकी CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। CFCs मुख्य रूप से रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और एरोसोल स्प्रे में उपयोग किए जाते हैं। जब यह समताप मंडल में पहुंचते हैं तो यूवी किरणें इन्हें तोड़ती हैं और क्लोरीन परमाणु छोड़ती हैं, जो ओजोन अणुओं को नष्ट कर देते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह होता है केंद्रीय गृह सचिव। अधिनियम की धारा 8 के अनुसार केंद्र सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता के लिए एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति यानी कि NEC का गठन करती है। भारत सरकार का केंद्रीय गृह सचिव इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। यह समिति आपदा प्रबंधन नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक अनुक्रमण का एक उदाहरण है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी, एक जंगल में भीषण आग लगने के बाद नई घास और झाड़ियों का उगना। प्राथमिक अनुकरण ऐसे क्षेत्र में होता है जहां पहले कोई जीवन नहीं था, जैसे नई चट्टान, यह बहुत धीमा होता है। द्वितीयक अनुक्रमण की बात करें तो ऐसे क्षेत्र में होता है जहां पहले से एक समुदाय मौजूद था, लेकिन किसी आपदा जैसे जंगल की आग, बाढ़ या कटाई के कारण नष्ट हो गया। यहां मिट्टी पहले से मौजूद होती है, इसलिए यह बहुत तेज होता है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। यह 1972 में मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के पहले दिन को चिन्हित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित किया गया था। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 16 सितंबर ओजोन दिवस और 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका बाघों के संरक्षण के लिए 2010 में आयोजित ऐतिहासिक टाइगर समिति कहां आयोजित हुई थी? तो बाघों के संरक्षण के लिए 2010 में एक ऐतिहासिक टाइगर समिति हुई थी, तो वो कहां पर हुई थी? तो वो हुई थी आपकी सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में। 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 13 बाघ रेंज देशों का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया और इस सम्मेलन में TX2 लक्ष्य अपनाया गया था, जिसका उद्देश्य 2022 तक जंगली बाघों की वैश्विक आबादी को दोगुना करना था और इसके लिए आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व को चुना गया था और यह अवार्ड मिला था 2022 में। अगला प्रश्न है आपका कि आपदा प्रबंधन में वल्नरेबिलिटी, भेद्यता का तात्पर्य क्या है? तो यहां पर आपका जो ऑप्शन है वो बी सही है। समुदाय या अवसंरचना की वह स्थिति जो उन्हें खतरे के प्रभाव के प्रति संवेदनशील बनाती है। भेद्यता भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारकों या प्रक्रियाओं से निर्धारित होती है जो किसी समुदाय को की खतरों के प्रभाव के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाती हैं। उदाहरण के लिए गरीब घर, तटीय क्षेत्रों में घनी आबादी या जागरूकता की कमी भेद्यता के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जाल का मुख्य महत्व क्या है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी। यह पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता प्रदान करता है क्योंकि यह कई वैकल्पिक खाद्य मार्ग प्रस्तुत करता है। खाद्य जाल एक पारिस्थितिकी तंत्र में कई आपस में जुड़ी हुई खाद्य श्रृंखलाओं का एक नेटवर्क है। यह स्थिरता प्रदान करता है। यदि एक खाद्य स्रोत कम हो जाता है तो जीव किसी अन्य स्रोत पर निर्भर हो सकता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र के पतन की संभावना कम हो जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसे ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को मापने के लिए आधार गैस के रूप में उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। GWP एक माप है कि एक विशिष्ट ग्रीन हाउस गैस 100 वर्षों की अवधि में वातावरण में कितनी गर्मी रोकती है।
इसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के संदर्भ में मापा जाता है, जिसका GWP हमेशा 1 माना जाता है। मीथेन का GWP लगभग 28-36 है, जिसका अर्थ है कि यह CO2 की तुलना में 28 गुना अधिक गर्मी रोकती है। अगला प्रश्न है आपका कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो अपनी अनूठी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली कहां पर है? सबसे पहले यह आपको याद होना चाहिए। तो यह आपका केरल में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में यह पूछा जाता है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल के पलक्कड़ जिले में नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के दुर्लभ क्षेत्रों में से एक है और लुप्त प्राय शेर पूंछ और पूंछ वाले मकाक का घर है। 1970 के दशक में यहां कुंती पूझा नदी पर एक जल विद्युत परियोजना के खिलाफ एक बड़ा पर्यावरण आंदोलन सेव साइलेंट वैली हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि आपदा प्रबंधन में NDMA द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार लू को आपदा के रूप में वर्गीकृत करने के लिए मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान कम से कम कितना होना चाहिए? तो होना चाहिए 40 डिग्री सेल्सियस। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD और NDMA के अनुसार हीट वेव लू की घोषणा तब की जाती है जब किसी स्टेशन का अधिकतम तापमान मैदानी क्षेत्रों के लिए कम से कम 40 डिग्री तक पहुंच जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए यह सीमा 30 डिग्री सेल्सियस है। यदि तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस से लगभग 6.4 डिग्री सेल्सियस अधिक हो तो यह हीट वेव है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा बायोडीजल के उत्पादन के लिए सबसे अधिक जाना जाता है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन ए, रतनजोत जेट्रोफा। जेट्रोफा जो है आपका जेट्रोफा कर्कस रतनजोत के बीजों में उच्च तेल सामग्री 27 से 40% होती है, जिसे आसानी से बायोडीजल में बदला जा सकता है। यह बंजर और शुष्क भूमि पर भी उग सकता है, इसलिए भारत सरकार ने पारंपरिक पेट्रोल डीजल के विकल्प के रूप में इसके वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहां स्थित है? तो यह आपका नई दिल्ली चेन्नई में स्थित है। कहां पर? चेन्नई में, ठीक है। तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA की स्थापना 2003 में जैव विविधता अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए की गई थी और इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। यह एक वैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न है आपका कि आपदा न्यूनीकरण के लिए ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन HFA किस अवधि के लिए अपनाया गया था? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी, 2005 से 2015। ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन HFA को जापान के कोबे में 2005 में अपनाया गया और इसकी अवधि 2005 से 2015 थी। इसके बाद 2015 में सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 2030 ने इसका स्थान लिया। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रदूषित पानी में नाइट्रेट की अधिकता के कारण शिशुओं में होता है? तो यह होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। पानी पीने के पानी में उच्च नाइट्रेट स्तर आमतौर पर कृषि उर्वरकों के रिसाव के कारण होता है। शिशुओं में ब्लू बेबी सिंड्रोम मेथमोग्लोबिनोमिया का कारण बनता है। नाइट्रेट रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करके मेथेमोग्लोबिन बनाता है जो ऑक्सीजन ले जाने में असमर्थ होता है, जिससे बच्चे की त्वचा नीली पड़ जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि पारिस्थितिकी में बायोम का क्या अर्थ है? तो बायोम क्या है? बायोम है आपका एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र जो इसकी विशिष्ट जलवायु, वनस्पति और पशु जीवन द्वारा परिभाषित होता है। बायोम एक बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकी तंत्र है जिसकी पहचान मुख्य रूप से वहां के प्रमुख पौधों के आधार, प्रकार और जलवायु से होती है। उदाहरण के लिए रेगिस्तान बायोम, टुंड्रा बायोम, उष्णकटिबंधीय वर्षावन बायोम। अगला प्रश्न है आपका कि चिपको आंदोलन का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो यह है आपका बी, पेड़ों की कटाई रोकने से। चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड तत्कालीन उत्तर प्रदेश के गढ़वाल हिमालय में शुरू हुआ था। यह पेड़ों की व्यावसायिक कटाई को रोकने के लिए एक अहिंसक आंदोलन था जहां लोग पेड़ों को गले लगाते चिपकते थे। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट इसके प्रमुख नेता थे। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय वन्यजीव संस्थान कहां स्थित है? तो यह आपका देहरादून में स्थित है। अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। भारतीय वन्यजीव संस्थान WII पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है और यह देहरादून उत्तराखंड में स्थित है और वन्यजीव अनुसंधान और प्रबंधन में प्रशिक्षण प्रदान करता है। अगला प्रश्न है आपका कि आपदा प्रबंधन में रिकवरी चरण में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, प्रभावित समुदायों को उनके पूर्व आपदा स्तर या बेहतर पर वापस लाने के लिए दीर्घकालिक बहाली और पुनर्निर्माण।
आपदा प्रबंधन चक्र में प्रतिक्रिया के बाद रिकवरी आता है। तो रिकवरी एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है जिसमें आजीविका बहाल करना, स्थायी घरों का पुनर्निर्माण करना, बिल्ड बैक बेटर और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास शामिल है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मगरमच्छ एक शीत रक्त वाला जानवर है। सभी स्तनधारी गर्म रक्त वाले जानवर होते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो ये आपका सी ऑप्शन सही है, दोनों। सरीसृप जैसे मगरमच्छ, सांप और छिपकलियां शीत रक्त वाले होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपने शरीर के तापमान को आंतरिक रूप से नियंत्रित नहीं कर सकते, वे पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। स्तनधारी और पक्षी गर्म रक्त वाले होते हैं, जो बाहरी वातावरण की परवाह किए बिना अपने शरीर का एक स्थिर आंतरिक तापमान बनाए रखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि क्योटो प्रोटोकॉल के तहत कार्बन क्रेडिट व्यापार की अवधारणा किस अर्थशास्त्री के विचारों पर आधारित थी? तो यह आधारित थी रोनाल्ड कोस के विचारों पर। उत्सर्जन व्यापार या कार्बन क्रेडिट की अवधारणा मुख्य रूप से अर्थशास्त्री रोनाल्ड कोस के कोस प्रमेय के काम पर आधारित है। यह सुझाव देता है कि यदि संपत्ति के अधिकार स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं, जैसे उत्सर्जन के अधिकार, तो बाजार तंत्र सबसे कुशल तरीके से प्रदूषण की समस्या को हल कर सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के किस क्षेत्र को मसालों का बगीचा कहा जाता है, जो अपनी उच्च जैव विविधता के लिए जाना जाता है? तो ये क्षेत्र है आपका केरल। केरल को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है। ये पश्चिमी घाट जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा भी है यहाँ पर। और यहाँ की कुल अनुकूल जलवायु और मिट्टी विभिन्न प्रकार के मसालों जैसे काली मिर्च, इलायची, लौंग, दालचीनी की खेती का समर्थन करती है। अगला प्रश्न है आपका कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का गठन का प्रावधान है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, धारा 44। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 44 के तहत एक विशेषज्ञ बल के रूप में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के गठन का प्रावधान किया गया है। धारा 14 एसडीएमए के लिए, धारा 25 डीडीएमए के लिए और धारा 46 एनडीआरएफ फंड के लिए है। अगला प्रश्न है आपका कि पारिस्थितिकी पदचिह्न मापने की इकाई क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, वैश्विक हेक्टेयर। पारिस्थितिकी पदचिह्न यह मापता है कि मनुष्यों को अपने उपभोग के लिए संसाधनों का उत्पादन करने और अपने कचरे को अवशोषित करने के लिए कितनी जैविक रूप से उत्पादक भूमि और पानी की आवश्यकता है। इसे वैश्विक हेक्टेयर में मापा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैस प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पाई जाती है और पूरी तरह से मानव निर्मित है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs। CO2, मीथेन और ओजोन प्राकृतिक गैसें हैं जो वायुमंडल में स्वाभाविक रूप से मौजूद हैं। हालांकि मानवीय गतिविधियों से उनकी सांद्रता बढ़ा दी गई है। CFC पूरी तरह से सिंथेटिक कृत्रिम रसायन है जिनका आविष्कार 1920 के दशक में रेफ्रिजरेंट के रूप में किया गया था। प्रकृति में उनका कोई स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वनाच्छादित होना चाहिए? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, 33%। राष्ट्रीय वन नीति 1988 का मुख्य लक्ष्य पर्यावरणीय स्थिरता बनाए रखना है। यह निर्देश देती है कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कम से कम 1/3 यानी कि 33% वन या वृक्ष आवरण के अधीन होना चाहिए। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए यह लक्ष्य 66% है। अगला प्रश्न है आपका कि भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में कौन सी तरंगें सबसे पहले सिस्मोग्राफ पर पहुंचती हैं? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, पी तरंगे। पी तरंगे सबसे तेज होती हैं और सबसे पहले सिस्मोग्राफ पर दर्ज की जाती हैं। वे ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यमों से यात्रा कर सकती हैं। यस तरंगे धीमी होती हैं और केवल ठोस पदार्थों से यात्रा कर सकती हैं। एल और आर तरंगे सतही की तरंगे हैं जो सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग नहीं है? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी, डेंगू। हैजा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस ए दूषित पेयजल या भोजन के सेवन से फैलने वाला जल जनित रोग है। डेंगू एक वेक्टर जनित रोग है जो संक्रमित एडीज एजिप्टी मच्छरों के काटने से फैलता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के पहले आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच का गठन किस वर्ष किया गया था? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर वर्ष 2013। भारत सरकार ने 2013 में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच का गठन किया था। यह एक बहुहितधारक और बहुक्षेत्रीय राष्ट्रीय तंत्र है। गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पारिस्थितिकी तंत्र में डेट्रिटिवोर्स की क्या भूमिका है?
तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो है सी ऑप्शन। वे मृत कार्बनिक पदार्थों जैसे गिरे हुए पत्ते को खाते हैं और उन्हें छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। डेट्रीटिवोर्स जैसे केचुआ, दीमक वे जीव हैं जो मृत या सड़ने वाले पौधों और जानवरों के अवशेषों को खाते हैं। वे पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण की प्रक्रिया शुरू करते हैं जिसे बाद में डीकम्पोजर्स, बैक्टीरिया और कवक द्वारा पूरा किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि कचरा प्रबंधन के 3R सिद्धांत में क्या शामिल है? तो इसमें शामिल है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। पर्यावरण की रक्षा के लिए अपशिष्ट प्रबंधन पदानुक्रम 3R सिद्धांत पर आधारित है। पहला है रिड्यूस यानी कि कम करना, कचरे का उत्पादन कम करना। दूसरा है रीयूज, पुनः उपयोग, वस्तुओं का एक से अधिक बार उपयोग करना। तीसरा है रिसाइकिल यानी कि पुनर्चक्रण, कचरे को नए उत्पादों में बदलना। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के नुकसान का सबसे महत्वपूर्ण कारण है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन सी, प्राकृतिक आवास का विनाश और विखंडन। यद्यपि दिए गए सभी विकल्प जैव विविधता के नुकसान के कारण एविल कॉन्ट्रेट द इबिल क्वाड्रेट है, लेकिन सबसे प्रमुख और प्राथमिक कारण प्राकृतिक आवास का विनाश है। जंगलों की कटाई, शहरीकरण और कृषि के लिए भूमि का उपयोग जीवों के आवास को नष्ट कर देता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के नुकसान का सबसे महत्वपूर्ण कारण पूछा गया, सबसे महत्वपूर्ण दिया गया है। तो ये बाकी सब हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्या है? प्राकृतिक आवास का विनाश और विखंडन। अगला प्रश्न है आपका कि आपदा प्रबंधन में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, जोखिम का ज्ञान, निगरानी, संचार और प्रतिक्रिया क्षमता। संयुक्त राष्ट्र UNDRR के अनुसार एक प्रभावी लोक केंद्रित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली में 4 अंतर संबंधित तत्व होते हैं, यानी कि रिस्क नॉलेज, जोखिम ज्ञान। दूसरा है निगरानी और चेतावनी सेवा, यानी कि मॉनिटरिंग करना और वार्निंग सर्विस देना। प्रसार और संचार, डिसेमिनेशन और कम्युनिकेशन। प्रतिक्रिया क्षमता, रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी क्या है? तो ये 4 चीजें हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर मेढक, फ्रॉग। घास के मैदान की खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रोड्यूसर घास होती है और प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डा या शाकाहारी होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता में मेढक मांसाहारी जो शाकाहारी को खाता है। तृतीयक शीर्ष उपभोक्ता होते हैं जिसमें सांप या चील आते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न जीवित संशोधित जीवों का सुरक्षित उपयोग और सीमा पार संचलन। जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2000 में अपनाया गया जैव विविधता पर कन्वेंशन का एक पूरक समझौता है। यह सुनिश्चित करता है कि आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों का व्यापार और परिवहन इस तरह से किया जाए कि पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को कोई खतरा न हो। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 की धारा 6 के अनुसार NGT के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI के परामर्श से की जाती है। अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि सरिस्का टाइगर रिजर्व और रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जानवर के लिए सुरक्षित आवास है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन सी, बाघ। सरिस्का टाइगर रिजर्व, अलवर और रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में जो स्थित है, दोनों राजस्थान में स्थित है। ये दोनों प्रोजेक्ट टाइगर के तहत प्रमुख बाघ अभ्यारण्य हैं जो रॉयल बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है आपका कि आपदा के दौरान नागरिक सुरक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, किसी भी शत्रुतापूर्ण हमले या आपदा के प्रभावों से लोगों, संपत्ति, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को बचाना और नागरिक मनोबल बनाए रखना। नागरिक सुरक्षा सिविल डिफेंस का उद्देश्य नागरिकों को हवाई हमलों, प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं से बचाना है। यह स्वयं सेवकों का एक संगठन है जो खोज, बचाव, प्राथमिक चिकित्सा और संचार में मदद करता है ताकि नागरिक मनोबल बना रहे और नुकसान कम हो। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन डी, नाइट्रोजन N2। जलवाष्प CO2, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं जो इंफ्रारेड विकिरण को अवशोषित करती हैं।
नाइट्रोजन N2 जो वायुमंडल का 78% हिस्सा है, और ऑक्सीजन O2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है क्योंकि वे अवरक्त विकिरण ऊष्मा को अवशोषित नहीं करती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, वे सभी लाभ जो मानव प्रकृति और पारिस्थितिकी तंत्र से प्राप्त करते हैं, जैसे स्वच्छ हवा, पानी और परागण। पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं वे मुफ्त लाभ हैं जो स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र मनुष्यों को प्रदान करते हैं। इन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो प्रावधान सेवाएं, भोजन पानी, दूसरा है विनियमन सेवाएं, जलवायु नियंत्रण, बाढ़ नियंत्रण, तीसरा है सांस्कृतिक सेवाएं, मनोरंजन और आध्यात्मिक, समर्थन सेवाएं, पोषक चक्र और मिट्टी का निर्माण। अगला प्रश्न है आपका कि आपदा प्रबंधन में ICS का पूर्ण रूप क्या है, जो आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रबंधन की एक मानकीकृत प्रणाली है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, इंसिडेंट कमांड सिस्टम। इंसिडेंट कमांड सिस्टम या घटना कमांड प्रणाली एक मानकीकृत ऑन सीन आपातकालीन प्रबंधन अवधारणा है। यह सभी प्रकार के आपदाओं, छोटे दुर्घटनाओं से लेकर बड़े भूकंपों तक के लिए एक एकीकृत संगठनात्मक ढांचा प्रदान करता है ताकि विभिन्न एजेंसियों एक साथ कुशलता से काम कर सकें। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के वर्तमान 2023-24 तक के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक बाघों की संख्या किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में है। नवीनतम अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022-23 के अनुसार मध्य प्रदेश में 785 बाघ को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के रूप में अपना दर्जा बरकरार रखा है। कर्नाटक में 563 दूसरे और उत्तराखंड में 560 तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है आपका कि नगोया प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो यह आपका संबंधित है अनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और समान साझाकरण। नगोया प्रोटोकॉल 2010 जैव विविधता पर कन्वेंशन का एक और पूरक समझौता है। इसका उद्देश्य ABS यानी कि एसेस एंड बेनिफिट शेयरिंग है। इसका मतलब है कि यदि किसी देश के पौधों या जीवों और पारंपरिक ज्ञान का उपयोग दवा या उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है, तो उस देश और स्थानीय समुदाय को उसका उचित लाभ मिलना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में सत्य है? यह एक वैधानिक निकाय है। क्या है? यह आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां, योजनाएं और दिशा निर्देश निर्धारित करता है। यह सीधे बचाव कार्य करता है। तो सही कौन से हैं? सही केवल 1 और 2 है। बचाव कार्य के लिए NDRF का गठन है और राज्यों में SDRF का गठन किया गया है। NDMA योजना, नीति और दिशा निर्देश बनाता है और यह एक वैधानिक निकाय है क्योंकि विधान बनाकर यानी कि विधेयक के द्वारा एक्ट बनाकर, कानून बनाकर इसका निर्माण किया गया है, इसकी स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है आपका कि बायोमैग्निफिकेशन के कारण पेलिकन और बाल्ड ईगल जैसे पक्षियों में क्या विशिष्ट समस्या देखी गई है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, उनके अंडों का छिलका बहुत पतला हो गया जिससे अंडे समय से पहले टूट गए। DGT जैसे कीटनाशकों के बायोमैग्निफिकेशन के कारण शीर्ष शिकारी पक्षियों के शरीर में रसायन जमा हो गया। DDT पक्षियों में कैल्शियम चयापचय में हस्तक्षेप करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप अंडों के छिलके पतले हो जाते हैं और सेने के दौरान टूट जाते हैं, जिससे आबादी में भारी गिरावट आई है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से एक सींग वाले गैंडों का संरक्षण किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है और विश्व की एक सींग वाले गैंडों की 2/3 से अधिक आबादी का घर है। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है और इसे बाघ अभ्यारण्य भी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि आपदा प्रबंधन में गैर संरचनात्मक न्यूनीकरण का एक उदाहरण कौन सा है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा अभियान चलाना। संरचनात्मक उपाय में ईंट और मोर्टार का काम, दीवारें, बांध और इमारतें बनाना यानी कि किसी प्रकार की संरचना तैयार करना। गैर संरचनात्मक उपाय क्या हैं? बिना निर्माण वाले उपाय जैसे नीतियां, बीमा, भूमि उपयोग योजना, प्रशिक्षण और सार्वजनिक जागरूकता अभियान। अगला प्रश्न है आपका कि फ्लोरा और फौना शब्दों का क्या अर्थ है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, पौधे और जानवर। फ्लोरा किसी विशेष क्षेत्र या समय के पौधों को संदर्भित करता है। याद रखने की ट्रिक है, फ्लोरा साउंड्स लाइक फ्लावर्स। फौना क्या है? किसी विशेष क्षेत्र या समय के जानवरों को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व आपदा रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर सी, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज IFRC क्या विश्व आपदा रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं और यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है। यह रिपोर्ट मानवीय संकटों, प्रवृत्तियों
और आपदा प्रतिक्रिया की चुनौतियों का गहन विश्लेषण प्रदान करती है। अगला प्रश्न है आपका कि पारिस्थितिकी में एंडेमिक प्रजाति का क्या अर्थ है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, एक प्रजाति जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित है और कहीं और नहीं पाई जाती है तो क्या कहलाती है? एंडेमिक कहलाती है। स्थानिक या एंडेमिक प्रजातियां वे पौधे या जानवर हैं जो पृथ्वी पर केवल एक विशेष क्षेत्र जैसे एक द्वीप, देश या पर्वत श्रृंखला में मौजूद होते हैं। उदाहरण के लिए कंगारू केवल ऑस्ट्रेलिया के लिए स्थानिक है। अंडमान का सूअर केवल अंडमान द्वीप समूह के लिए स्थानिक है। अगला प्रश्न है आपका कि इको मार्क योजना भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, पर्यावरण के अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को प्रमाणित और लेबल करने के लिए। इको मार्क योजना 1991 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। यह उन उत्पादों को प्रमाणन और लेबल यानी कि मिट्टी का घड़ा का लोगो प्रदान करता है जो उत्पादन से लेकर निपटान तक पर्यावरण के अनुकूल है। इसे BIS द्वारा प्रशासित किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि आपदा प्रबंधन में कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत NDRF किस प्रकार के प्रशिक्षण को सबसे अधिक महत्व देता है? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, CBRN, आपदाओं सहित विभिन्न आपदाओं के लिए विशेष खोज और बचाव प्रशिक्षण। NDRF भारत का एकमात्र समर्पित आपदा मोचन बल है। इसके कर्मी न केवल प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप, बाढ़ के लिए बल्कि CBRN यानी कि रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु आपात नीति स्थितियों से निपटने के लिए विशेष रूप से सुसज्जित और प्रशिक्षित होते हैं। तो ये आपके 178 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी आज के इस सेशन को शेयर करिएगा और हमारे साथ बने रहिए। आपको लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाए। वन लाइनर्स आपके लगभग सभी टॉपिक के दिए जा चुके हैं। आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि MCQ फॉर्म में भी आपका रिवीजन कराया जाए, तो ये 178 क्वेश्चन आपके 2 वीडियो में हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। और पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन के प्रयास करेंगे कि 100 क्वेश्चन और आपको करवाए जाएं। तकरीबन आपको 300 क्वेश्चन का कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए हर सब्जेक्ट का, जिससे आपकी तैयारी बहुत आसानी से और बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा सभी टॉपिक्स का। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए, अपनी बात भी रखते रहिए और हमारा प्रयास रहता है कि आपके अनुसार आपके लिए बेहतर जो हो सके वो कंटेंट हम आपको उपलब्ध कराएं। रही बात आज के इस सेशन की PDF की, तो हम आपको ये PDF उपलब्ध करवा देंगे। स्क्रीन पर WhatsApp नंबर दिख रहा होगा, वहां पर मैसेज करिए। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं, जुड़िए, आपको 100% लाभ होगा और आनंद आएगा जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे कंटेंट को देखेंगे और परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को देखेंगे। निश्चित रूप से आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट हम प्रोवाइड कराएंगे और आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।